दोस्तों जो हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा है पहले, दिल्ली सल्तनत, आज उसके चूंकि ये पेपर ऑब्जेक्टिव है, ये बहुविकल्पी प्रश्न टाइप का आएगा ये, तो इसमें एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो रिवीजन वीडियो है ये। तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में पहला देखते हैं। तो दिल्ली सुल्तानों में कुतुबुद्दीन ऐबक और खिज्र खां। ये कुतुबुद्दीन ऐबक मामलुक वंश का है, जिसका शासनकाल 1206 से 1210 तक है। इसने मलिक या सिपह सालार की उपाधि से शासन किया था। मलिक या सिपह सालार की उपाधि से शासन किया। और खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। इसने भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। तो आप याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक और खिज्र खां दो व्यक्ति थे जो सुल्तान हुए, उन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। अब अगला देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के 4 वंशों के बारे में देखेंगे। प्रारंभिक 4 वंश जो हुए, मोइज़ी, मोहम्मद गोरी के अमीर, कुतुबुद्दीन ऐबक के अमीर, शमसी और इल्तुतमिश के अमीर, बलबन के अमीर को बलबनी कहा गया है, बलबनी अमीर। तो इन्हें आरंभिक तुर्क सुल्तान, यानी आरंभिक तुर्क सुल्तान इन्हें कहा जाता है, आरंभिक तुर्क सुल्तान। गुलाम कहना जो है तर्क संगत नहीं है, इसके बारे में क्लास में आपको बताया हूँ। तो इल्तुतमिश, अब देखिए, इल्तुतमिश और बलबन ये दोनों किस कबीले के थे? ये इलबरी तुर्क थे, इलबरी तुर्क कबीले से थे। कौन थे? इलबरी तुर्क कबीले से थे। अब आगे देखते हैं, इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर, इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो ये इल्तुतमिश ने जब ये सुल्तान बना, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी, तो दिल्ली सल्तनत की, तो लाहौर से इसने राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया, यानी दिल्ली राजधानी बनाने वाला सुल्तान इल्तुतमिश था, पहला सुल्तान। अब आप देखिए, अगला देखते हैं। कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता या अक्ता प्रणाली का प्रचलन इल्तुतमिश ने किया। तो एक नियमित और व्यापक तौर पर इसका प्रचलन इल्तुतमिश ने किया था। तो आप देखिए कि मोहम्मद गोरी ने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत भारत में की, चूँकि इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व बदायूं का स्वयं इक्तादार था। तो इक्ता प्रणाली पहले से प्रचलित थी। तो आपको ये याद रखना है, इल्तुतमिश जो था उसने इक्ता व्यवस्था को नियमित और व्यापक बनाया। इसकी शुरुआत उसने नहीं की थी, लेकिन अक्सर किताबों में आपको मिलेगा कि इल्तुतमिश इक्ता व्यवस्था का जो है प्रारंभ किया। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, इल्तुतमिश प्रथम शासक था जिसने शुद्ध अरबी पद्धति के क्या चलाया? सिक्का, टंका और जीतल। और इसमें से ये आप बताइएगा मुझे, टंका किस धातु का था, जीतल किस धातु का था, कितने ग्रेन का था? कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये क्लास में पढ़ाया हूँ आप लोगों को। अब इसके बाद देखते हैं कि इल्तुतमिश ने जो अपनी शक्ति का आधार बनाया उसको कहा गया तुर्कान ए चिहलगानी। क्या कहा गया? तुर्कान ए चिहलगानी। इल्तुतमिश की शक्ति का आधार भी यही था, जिसे चालीसा भी कहा जाता है।
अब आते हैं, इसको 40 इस तुर्कान चहलगानी को नष्ट किया था बलबन ने। अब आते हैं हम लोग जो जहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, नासिरुद्दीन महमूद के बारे में। नासिरुद्दीन महमूद यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था, महमूद, जो अपना खर्च कुरान की नकल लिखकर जो कुरान शरीफ जो हदिया होती थी, जो ले जाकर उसको मार्केट में जो है उसका बेचा जाता था, तो उसको उससे ही अपना खर्च चलाता था। एक बार का वाक़या, इसकी एक पत्नी थी, तो उसने कहा कि मेरा हाथ जल जाता है रोटी बनाते समय, इसलिए आप नौकरानी रख दीजिए। तो इसने कहा मेरी कमाई में इतने पैसे नहीं है कि मैं नौकरानी का खर्च वहन कर सकूं। तो दिल्ली सल्तनत में व्यक्तिगत खर्च निकालने वाला सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद था। बलबन इसी के समय शासक ना होते हुए भी छत्र का प्रयोग करने लगा था। इसके बाद बलबन देखते हैं, बलबन का शासनकाल। तो बलबन के समय से बलबन से पूछता है, दीवान ए अर्ज का गठन किया। अर्ज मतलब सैन्य विभाग। इसने सैन्य विभाग की स्थापना की। अब यानी दिल्ली सल्तनत में पहली बार सैन्य विभाग की स्थापना बलबन के समय दिखाई पड़ती है। अलाउद्दीन प्रथम शासक था। अलाउद्दीन 1266 से इसका शासनकाल है, 1287-88। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात हो रही है। प्रथम शासक था जिसने भूमि को क्या कराया, नाप जोख कराया भूमि की, और साथ में राज्य की समस्त भूमि जो थी उस समय खालसा में परिवर्तित कर दिया। खालसा सरकारी भूमि, जिसकी आय सरकार के पास जाती थी, खालसा सरकारी भूमि होती थी। तो सरकारी भूमि पर बहुत से लोगों, पूर्व सुल्तानों ने कब्जा कर रखा था, तो उनको या दिया गया था अनुदान के रूप में या किसी भी तरह से, तो मूल इनाम और वक्फ के रूप में। तो अलाउद्दीन खिलजी जब बना तो राज्य की आय बढ़ाने के लिए खालसा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जांच कराकर खालसा भूमि में वृद्धि की, ताकि राज्य की इनकम बढ़े। जब राज्य की इनकम बढ़ेगी तो राज्य मजबूत होगा, क्योंकि अलाउद्दीन के पास इतनी बड़ी सेना थी। इसके लिए आप आगे भी देखेंगे उसकी बाजार व्यवस्था के बारे में। तो अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की नाप कराई थी। और अलाउद्दीन का शासनकाल है 1296 से 1316। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण विजय की। और अलाउद्दीन जो है दक्षिण विजय करने वाला, यानी दक्षिण जाने वाला, दक्षिण विजय पहली बार वो किया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय। आप ये याद रखिएगा, पहला उसका अभियान सुल्तान बनने से पूर्व ही देवगिरी पर हुआ था। वहीं की संपत्ति उसे सुल्तान बनने में मदद की। तो दक्षिण विजय के पश्चात अलाउद्दीन सुल्तान बना। तो अलाउद्दीन जो है घोड़ों को दागने की प्रथा भी लागू की। अलाउद्दीन ने बाजार व्यवस्था भी लागू की। बाजार व्यवस्था यानी मूल्य नियंत्रण व्यवस्था इसे कहा गया। मूल्य नियंत्रण करे समय मूल्य नियंत्रण व्यवस्था, बाजार व्यवस्था के बारे में बर्नी ने विस्तृत रूप से लिखा है। अमीर खुसरो ने भी विस्तृत रूप से लिखा है। अमीर खुसरो। तो अलाउद्दीन जो है कुल मिलाकर एक अनोखा साम्राज्यवादी सुल्तान कहलाता है, क्योंकि वो कई जो है विजय किया भारत में। और खिलजी वंश में आप देखें, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पास जो साम्राज्य था अलाउद्दीन के समय आते हैं तो वो काफ़ी विस्तृत हो जाता है। इसके बाद सल्तनत काल में आप मुबारक खिलजी का नाम सुने होंगे। ये खिलजी वंश में हुए। इन्होंने अपने को क्या घोषित कर दिया, खलीफा स्वयं घोषित कर दिया। खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की। मतलब पहले के सुल्तान थे खलीफा से मानपत्र लेते थे। आप देखिए इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जो खलीफा से मानपत्र लिया था। तो इल्तुतमिश के बाद आप देखें खलीफा से मानपत्र कह रहा मैं ही खलीफा हूँ मुबारक खिलजी, और ये खलीफा से मानपत्र
नहीं ली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा सुल्तान अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो आप या खलीफा की सत्ता को नहीं स्वीकार करता था, खलीफा की सत्ता नहीं स्वीकार करता था, नहीं स्वीकार करता था। आप इसमें क्या लगाएंगे? ऑप्शन मुबारक खिलजी, ये खिलजी वंश में हुए। तो हम इसमें वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं। अब पहले तो सब विस्तृत रूप से पढ़ा ही है इसको, तो एक बार सरसरी निगाह में ऐसे देख ले रहे हैं। फिर गयासुद्दीन तुगलक आता है। गयासुद्दीन तुगलक सल्तनत काल का पहला सुल्तान है, पहला शासक है, यानी गयासुद्दीन तुगलक सल्तनत काल का पहला सुल्तान है जिसने अपने नाम के आगे गाजी शब्द का इस्तेमाल किया। क्या? गाजी, ये अपने नाम के आगे गाजी शब्द लगाया। तो कौन लगाया था? गयासुद्दीन तुगलक। अब देखिए, सबसे बड़ा दिल्ली सल्तनत में साम्राज्य किसका था? तो मोहम्मद तुगलक का था, ये याद रखिएगा। मोहम्मद तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत का विस्तार अपने चरमोत्कर्ष पर था। फिर मोहम्मद तुगलक ने किसानों को कौन सा ऋण? इसका शासनकाल है मोहम्मद तुगलक का 1325 से 1351। ये किसानों को क्या सोंधर ऋण बांटा, सोंधर ऋण प्रदान किया। अब देखिए, इसी में हम जोड़ के देखेंगे इसको कि मोहम्मद तुगलक जो है, इसको पागल सुल्तान कहा है लोगों ने। समय से पूर्व जन्म लिया। इसकी 4 योजनाएं जो चली, 5 योजनाएं, राजधानी परिवर्तन, तांबे के सिक्के का प्रचलन या मिश्र धातु के सिक्के का प्रचलन, तो कुराचिल कमाचिल विजय, तो ये सारी योजनाएं असफल हो गई। और यही योजना आप देखेंगे कि तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जब किया था चाइना में कुबलई खान ने, तो उसका सफल हुआ था। उस समय बताया जा रहा था चांदी की कमी थी। तो मोहम्मद तुगलक दिल्ली सल्तनत में योग्यतम सुल्तान था। मतलब योग्यतम का मतलब पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा था, खासकर तर्क विद्या में बहुत माहिर था। इसके समय अनेक उलेमा को मारा गया। इसके समय सर्वाधिक विद्रोह हुए। विद्रोहों की संख्या 30+ बताई जाती है। तो मोहम्मद तुगलक से इतना देखते हैं आगे। अलाउद्दीन ने दीवान ए मुस्तखराज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मुस्तखराज विभाग की स्थापना करवाया था। ये दीवान मुस्तखराज विभाग क्या था? ये भी कृषि से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट था। अब आगे देखते हैं। भारत में तैमूर के आक्रमण के समय, तैमूर का भारत पर आक्रमण 1398 में ईस्वी में हुआ है। तो 1398 में दिल्ली का शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। आप ये कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। नासिरुद्दीन महमूद वो जो 66 तक शासन किया वो नहीं है, ये दूसरे हैं, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक हैं। इसके बाद इसी के समय, नासिरुद्दीन महमूद के समय, दिल्ली का विस्तार इतना सिकुड़ गया था। दिल्ली का विस्तार, लोग कहते थे कि दिल्ली का विस्तार पालम तक ही रह गया है। पालम दिल्ली के आसपास का ही क्षेत्र था, पालम तक ही रह गया था। अब देखिए, सैयद वंश आता है। सैयद वंश में पहला शासक में अभी आपका जिक्र किया, वो सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया। खिज्र खां ने अपने आप को क्या कहा? तैमूर के पुत्र शाहरुख खान को याद रखिएगा, शाहरुख के राज प्रतिनिधि के रूप में। उस समय मैं नहीं बताया था कि ये क्यों सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया, तो ये राज प्रतिनिधि के रूप में ये शासन किया। कौन? राज प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। अब देखिए, लोधी वंश देखते हैं। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान था जिसकी माँ लगभग मर चुकी थी जब इसका जन्म हुआ। लकड़ी का छत थी, गिर गई
और ये लगभग मर चुकी थी, लेकिन फाड़कर निकाल लिया था पेट को। यानी सोचिए उस समय भी ऑपरेशन व्यवस्था थी। तो बहलोल लोदी इस वंश का संस्थापक था। अब देखिए लोदी वंश में हुआ एक शासक जिसका नाम है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, इसने आगरा नगर की स्थापना की। कहीं 1504 ईस्वी में आगरा नगर इसने बसाया था। कहीं कहीं 6 भी मिलता है, तो आप 4 पे ही रहिएगा। इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाई। सिकंदर लोदी जो है और फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल में 2 सुल्तान हैं जो औरतों के मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगाते हैं। आगे देखते हैं। मोहम्मद तुगलक ने दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी। ये भी कृषि से संबंधित विभाग था। जलालुद्दीन खिलजी ने, ये भी याद रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी का नाम जब आएगा, जलालुद्दीन खिलजी ने दीवान ए वकूफ़ ये भी याद रखिएगा की स्थापना की थी। ये स्थापना दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवान अमीर को ही मोहम्मद तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, दीवान वकूफ़, ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चारागाह कर, बकरी बकरा और पशु चराने पे चारागाह कर और भवन कर यानी हाउस टैक्स, सबसे पहले कौन सा लगाया था सुल्तान? हाउस टैक्स। तो आप यह याद रखिएगा, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। यह हाउस टैक्स और चारागाह पर टैक्स लगाया था। तो चरखे का उल्लेख सल्तनत काल में सर्वप्रथम किसने किया है? तो चरखे का उल्लेख फुतूहातुस सलातीन किताब में है। फुतूहुस सलातीन किताब है जो लिखा है फुतूहुस सलातीन इसामी ने लिखा है इसको। इसमें चरखे का सर्वप्रथम उल्लेख भारत में मिलता है। आगे देखते हैं। अलबरूनी की किताब देखिए। अलबरूनी की किताब तहकीक ए हिंद या तहकीकात ए हिंद या भारत की खोज, तो इस तरह का नाम अलबरूनी की किताब ये है जो लिखी गई है अरबी भाषा में। बहुत ही प्रमाणिक ग्रंथ है। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा गया? सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा गया है? मजलिस ए खलवत कहा गया है। अब देखिए आगे, संपत्ति की न्यूनतम मात्रा जिस पर जकात देना पड़ता था को क्या कहा जाता था? जकात 2.5% या कुल संपत्ति का 40वां हिस्सा, चल संपत्ति का 100 रुपये में 2.5 रुपये और या कुल संपत्ति का 40वां भाग। तो जकात देना पड़ता था को कहा जाता था क्या? निसाब। तो ये रिवीजन वीडियो है, तो इसलिए बहुत तेजी के साथ हम लोग देख रहे हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा। सल्तनत काल में सर्वप्रथम सिंचाई कर जो है सर्वप्रथम कहाँ लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने सुर्स नामक कर लगाया था। तुगलक ने सिंचाई कर। नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान आप देखिए तो गयासुद्दीन तुगलक है। नहरों का व्यापक विस्तृत निर्माण करवाने वाला, 1200 बाग लगवाने वाला, रोड बनवाने वाला, अनेक सड़कों का निर्माण करवाने वाला वो फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है। सिंचाई का पहली बार नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के समय हुआ है। कन्फ्यूज़न मत रहिएगा।
कंफ्यूज होकर गलती कर जाएं। तो आगे देखते हैं, कश्मीर के अकबर किसे कहा जाता है। ये तो बहुत आसान सा सवाल है लेकिन पूछ लेता है। तो जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। बीजापुर का जो सुल्तान, बीजापुर का शासक आदिल शाह द्वितीय को अपने राज्य में हिंदुओं को संरक्षण देने के लिए जगत गुरु की उपाधि दी गई है। जगत गुरु की उपाधि दी गई है। तो हमने देखा कि उन्हें हिंदुओं को संरक्षण देने के लिए जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। अब आते हैं थोड़ा स्थापत्य कला में। इमारतों में गुंबद एवं मेहराब का प्रयोग, ये तुर्कों का आविष्कार नहीं है। तुर्कों ने सीखा था किससे? तुर्कों ने रोम वासियों से सीखा था। आप याद रखिएगा कि ये तुर्कों की इजाद नहीं है गुंबद और मेहराब, इसको सीखा था उन्होंने रोमन वासियों से। अब देखिए, अलंकरण में तुर्कों द्वारा जीवित वस्तु तो बना, इस्लाम में मनाही है कि जीवित वस्तु का प्रयोग चित्रकला में नहीं होगा। तो लिखावट, ज्यामिति और फूल पत्तियों का चित्र, फूल पत्तियों, आप देखिए कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने दरबार में सब पुतवा कर चून से फूल पत्तियों का चित्र बनवा दिया। मानव आकृति पर प्रतिबंध होने के कारण ज्यामिति का प्रयोग दिखाई पड़ता है। इसके बाद भारत में आप देखिए कि पूर्णतः इस्लामी परंपरा के अनुसार निर्मित मस्जिद, पूर्णतः इस्लामी परंपरा के अनुसार निर्मित मस्जिद जो है वो है जमात खाना मस्जिद। जमात खाना मस्जिद मतलब पूरी तरह से इस्लामी परंपरा इसमें प्रयोग किया गया है मस्जिद। आगे देखिए, अलाउद्दीन ने अलाई दरवाज़ा कुव्वतुल इस्लाम, यानी इसका मतलब होता है इस्लाम की ताकत। कुव्वत मतलब ताकत। कुव्वतुल इस्लाम में प्रवेश करने के लिए अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। अब देखिए, शुद्ध रूप से मेहराब का पहला उल्लेख, शुद्ध रूप से मेहराब का प्रथम प्रयोग बलबन के मकबरे में। शुद्ध रूप से मेहराब का प्रथम प्रयोग बलबन के मकबरे में हुआ है। अब थोड़ा सा स्थापत्य कला इसमें जोड़ देना हो सकता है, लगा हुआ पूछ ले आपसे। आप देखिए, शुद्ध रूप से मेहराब का प्रयोग कहाँ हुआ है? बलबन के मकबरे में। तुगलक वास्तुकला की विशेषताओं में देखेंगे, तुगलक वास्तुकला की विशेषताओं में देखेंगे तो लिंटर दिखाई पड़ेगा, शाहतीर के साथ मेहराब, इसका प्रयोग लिंटर, शाहतीर, मेहराब का प्रयोग दिखाई पड़ता है। अब लोदियों के समय, लोदी काल देखिए कि मकबरों का निर्माण ऊंचे चबूतरों पर हुआ। लोदियों के समय ऊंचे चबूतरे पर मकबरे का निर्माण हुआ है। अब देखिए, दक्षिण भारत में चिश्ती परंपरा की शुरुआत किसने की है? बुरहानुद्दीन ने, शेख बुरहानुद्दीन ने। भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद
आप देखिएगा इसी से इस चिश्ती सिलसिले से निज़ामुद्दीन औलिया हुए, बाबा फरीद हुए, फरीद गंज शक्कर और नासरुद्दीन चिराग दहली और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये सब सारे चिश्तिया सिलसिले से थे। आईने अकबरी में आईने अकबरी में 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख मिलता है। 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद आप देखिए कि सूफी सिलसिलों में फिरदौसिया सिलसिला कहाँ था? फिरदौसिया ये बिहार में था। रोशनिया सिलसिला ये था कश्मीर में। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, जो अलग अलग आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये रहा सल्तनत काल से एक जो रिवीजन करना था सल्तनत काल का, उसको हमने देखा, और जो विस्तृत पढ़ा उसके साथ इसको जोड़कर आप पढ़ लीजिएगा। और आप देखिए इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, इसके बीच हुआ 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। अब आप जो है विजयनगर साम्राज्य का, इससे पहले वीडियो मैंने डाला था, विजयनगर साम्राज्य का भी हम लोग सरसरी निगाह में एक बार और देखेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, बाकी इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। धन्यवाद।